Hello, everyone. So, based on the feedback that we have received on our previous educational series, like Tattva, Saransh, Shastrarth, now we have decided to come up with a new series called English. And the very idea behind the series is to communicate with you all in easy and simple language that we use every day and are comfortable with. So, the very first topic that we are going to start of this series is how to close down the affairs of a company. कैसे एक कंपनी को बंद करें, क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू एक कंपनी को बंद किया जा सकता है। हर एक तरीका जो कंपनीज एक्ट में प्रोवाइडेड है या आईवीसी में प्रोवाइडेड है, उन तरीकों को अपनाने के अपने कुछ प्रोज और कॉन्स है। आज हम लोग उन्हीं प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखते हुए ये देखेंगे कि क्या क्या तरीके हैं जो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ऑप्ट किया जा सकता है। टू बिगिन विथ, जब बात होती है एक कंपनी को क्लोज करने की, तो प्राइमरीली दो तरीके होते हैं। एक है वॉलेंट्री एग्जिट, एक है कंपल्सरी एग्जिट। एक जहां पे कंपनी स्वेच्छा से अपना अफेयर्स बंद करती है, और दूसरा कंपल्सरी एग्जिट जहां पे कंपनी को रेगुलेटर्स द्वारा बंद करा दिया जाता है। तो ये एग्जिट आज हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये एग्जिट डिस्कस करने का प्राइमरी रीजन यही है कि जैसे चक्रव्यूह में घुसना आना चाहिए, वैसे ही चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। अदरवाइज हमारी सिचुएशन जो है वो अभिमन्यु की तरह हो जाएगी कि हमको घुसना तो आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा तरीका किस सिचुएशन में अपनाएं, कैसे ये कंपनी को बनाने के बाद अगर ऐसा है कि किसी कारण से कंपनी नहीं चल रही है या कंपनी को नहीं चला सक रहे हैं या नहीं चलाना चाहते हैं, तो कैसे एग्जिट लें, कैसे निकलें, कैसे अफेयर्स को बंद करें कंपनी का। तो आज हम लोग वॉलेंट्री एग्जिट पे फोकस करेंगे। जब बात वॉलेंट्री एग्जिट की आती है तो कुछ तरीके कंपनीज एक्ट के अंदर बताए गए हैं, कुछ तरीके आईबीसी के अंदर बताए गए हैं। कंपनीज एक्ट में हम लोग जिन तरीकों में आज फोकस करेंगे वो है स्ट्राइकिंग ऑफ, डोमेन स्टेटस और मर्जर। आईबीसी के अंदर हम लोग लिक्विडेशन और वॉलंटरी लिक्विडेशन को डिस्कस करेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट विद कंपनीज एक्ट फर्स्ट। जब बात कंपनी को बंद करने की आती है तो सबसे पहला तरीका जो हमारे दिमाग में आता है वो है स्ट्राइकिंग ऑफ। ये कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर लेते हैं, STK2 फॉर्म फाइल कर देते हैं और कंपनी को बंद कर देते हैं। बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी मेथड, जस्ट फाइलिंग ऑफ वन फॉर्म, नो लेंथी लिटिगेशन टू फॉलो। कोई लंबा फाइलिंग की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन, पिटीशन, अपीयरेंस वगैरह की जरूरत नहीं है। तो सबसे इजी, कन्वीनियंस और बहुत फास्ट तरीका है कि कंपनी को बंद किया जा सके। तो ये तरीका भी अपनाने के कुछ अपने प्रोज है, कुछ कॉन्स है और कुछ प्री रिक्विजिट्स है। आप हर सिचुएशन में स्ट्राइकिंग ऑफ ऑप्ट नहीं कर सकते। हर सिचुएशन में आप ये सोचो कि मैं कंपनी को फाड़ के फेंक दूं, ये नहीं हो सकता है। अगर कंपनी का फाइनेंशियल ऐसा है, कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा है कि वहां पे कुछ एसेट्स हैं जो कि रियलाइज करने को है, कुछ लाइबिलिटीज है जो पे ऑफ करने की है, तो उस सिचुएशन में यू कैन नॉट ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन 248(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट, which talks about striking off the name of a company. And the prerequisite for opting this particular provision is provided in section 249. तो क्या है ये प्रीरिक्विजिट? सबसे पहला प्रीरिक्विजिट है कि कंपनी शुड हैव निल एसेट्स एंड निल लायबिलिटीज। कंपनी में कोई भी एसेट्स या लायबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी ने पिछले 3 महीने में, जिस टाइम कंपनी फॉर्म फाइल कर रही है फॉर द पर्पस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ, उसके पिछले 3 महीने में कंपनी ने अपना नाम चेंज ना किया हो और कंपनी ने अपने रजिस्टर ऑफिस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक चेंज ना किया हो। रिमेंबर द restriction here is with respect to shifting of register office of a company from one state to another, अदरवाइज नहीं है। इसके अलावा जो रेस्ट्रिक्शंस है वो ये है कि कंपनी का कोई कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का एप्लीकेशन पेंडिंग ना हो, कंपनी आईबीसी के अंडर वाइंड अप ना हुई हो, या कंपनी का कोई आउटस्टैंडिंग लोन वगैरह ना रहा हो, कंपनी ने कोई पब्लिक डिपॉजिट वगैरह ना लिया हो। इसके अलावा एक सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 248(2). सेक्शन 8 कंपनी स्ट्राइकिंग ऑफ का प्रोसेस ऑप्ट नहीं कर सकती। इस पे क्लियर रेस्ट्रिक्शन है। तो अगर ये प्रीरिक्विजिट्स, ये प्री कंडीशंस एक कंपनी कंप्लाई करती है तो उस कंडीशन में कंपनी कैन ऑप्ट फॉर दिस प्रोसेस। इट्स इजी, सिंपल एंड पॉकेट फ्रेंडली प्रोसेस वी कैन से, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्सपेंस नहीं है, जस्ट आरओसी फाइलिंग फीस इज देयर। तो ये प्रोसेस ऑप्ट, अगर ये प्रीरिक्विजिट्स कंप्लाई होते हैं तो करना क्या है? करना ये है कि पहले बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड का कंसेंट, देन शेयर होल्डर्स रिजोल्यूशन बाय वे ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, और उसके बाद कंपनी को STK2 फॉर्म फाइल करने को होता है। सेक्शन जो STK2 फॉर्म है उसमें जो अटैचमेंट्स हैं वो बेसिकली है बोर्ड रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, इंडेमनिटी बॉन्ड,
and the certificate from the chartered accountant that there are nil assets and nil liabilities in the financials of the company. And of course, apart from that, एनओसी फ्रॉम द रेस्पेक्टिव रेगुलेटर, अगर कंपनी किसी पर्टिकुलर रेगुलेटर के द्वारा गवर्न होती है तो उस रेगुलेटर का एनओसी भी रिक्वायर्ड होता है। ये सारे अटैचमेंट्स लगा करके हम लोग ये फॉर्म फाइल करते हैं, एंड द मोमेंट आरओसी सैटिस्फाइड विद द अटैचमेंट्स विद द फॉर्म फाइल्ड बाय द कंपनी, देन आरओसी अप्रूव द फॉर्म एंड स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी. नाउ सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड इन केस ऑफ एलएलपी एज वेल. एलएलपी में भी प्रोसेस सेम ही है, बस वहां फॉर्म 24 है जो कि फाइल किया जाता है. अटैचमेंट्स, प्रीरिक्विजिट्स वगैरह मोर और लेस आर सेम. कमिंग टू नेक्स्ट प्रोसेस विच इज डॉर्मेंट स्टेटस. ये डॉर्मेंट स्टेटस क्या है? सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट टॉक्स अबाउट डॉर्मेंट स्टेटस. डॉर्मेंट स्टेटस कब लेते हैं? जबकि ऐसा है कि फिलहाल कंपनी को काम नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी को कभी काम नहीं करना है. फॉर द टाइम बीइंग कोई बिजनेस प्रोस्पेक्ट नहीं है, इस वजह से कुछ टाइम के लिए हमें कंपनी में कोई काम नहीं करना है, लेकिन फ्यूचर में जैसे ही हमको कोई अच्छा बिजनेस प्रोस्पेक्ट समझ में आएगा तब हम कंपनी में काम स्टार्ट कर देंगे. तो उस सिचुएशन में ये किया जा सकता है कि कंपनी का डॉर्मेंट स्टेटस ले ले, ताकि जो रेगुलर फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स है वो ना हो, और कंपनी जब एज एंड व्हेन इन फ्यूचर कंपनी में कोई बिजनेस प्रोस्पेक्ट समझ में आएगा तो कंपनी को वापस से रीएक्टिवेट किया जा सकता है. अब ये डॉर्मेंट स्टेटस लेने का भी कुछ प्री रिक्विजिट्स है जो कंप्लाई करने के बाद ही कंपनी ये प्रोविजन को ऑप्ट कर सकती है. व्हाट आर दोस प्री रिक्विजिट्स? द प्री रिक्विजिट्स आर दैट कंपनी शुड बी एन इनएक्टिव कंपनी. कंपनी इनएक्टिव होनी चाहिए, कोई एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए कंपनीज में. दूसरा है देयर शुड नॉट बी एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस इन द कंपनी. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन टर्म भी डिफाइन है सेक्शन 455 में, जहां पे ये है कि कोई जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है कंपनी को जिंदा रखने के लिए, उसके अलावा कंपनी में कोई एक्सपेंस नहीं होने चाहिए. जैसे कि कंपनी को रजिस्ट्रार को फीस पेमेंट करना है, दीज आर बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की वो तो करना ही है. अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी को कोई अदर लॉ के अंदर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो, कंपनी को अगर शेयर अलॉटमेंट करने हैं तो उसके जो एक्सपेंस है वो, कंपनी को अपना ऑफिस मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए जो पेमेंट्स करने हैं, ये एक्सपेंस, दीज एक्सपेंसेस आर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, इनसिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन. तो इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन है दोज विल बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन. तो कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ना हुआ हो और कंपनी शुड बी एन इनएक्टिव कंपनी. अपार्ट फ्रॉम दिस, रूल 3 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल प्रोवाइड सम प्रीरिक्विजिट्स कि ये सारे भी कंडीशंस जो है वो कंप्लाई होने चाहिए अगर कोई कंपनी डॉर्मेंट स्टेटस लेना चाहती है. तो वो कंडीशंस क्या है? वहां पे कंडीशंस प्रोवाइडेड है कि कंपनी ने कोई पब्लिक डिपॉजिट ना लिया हो, कंपनी के कोई आउटस्टैंडिंग लोन ना हो. इन केस अगर कंपनी में कोई आउटस्टैंडिंग लोन है तो उस केस में लेंडर्स का अप्रूवल हो साथ में. कंपनी शुड नॉट बी अ लिस्टेड कंपनी, कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी नहीं होनी चाहिए. तो कंपनी का कोई कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का एप्लीकेशन ना हो, कंपनी के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग ना हो, कोई प्रोसीडिंग्स ना चल रहा हो कंपनी के अगेंस्ट में. तो दीज आर द प्रीरिक्विजिट्स व्हिच आर प्रोवाइडेड फॉर ऑप्टिंग दिस सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट. अगर ये प्रोविजंस कंपनी कंप्लाई करती है, इन दैट केस कंपनी कैन ऑप्ट फॉर दिस प्रोविजन. और ये ऑप्ट करने के बाद फायदा ये हो जाता है कि कंपनी को सिर्फ अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, एनुअल फाइलिंग स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस एनुअली फाइल करना होता है कंपनी को. अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी को अगर डायरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं या शेयर अलॉटमेंट हो रहा है तो उसके फॉर्म फाइल करने होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द अदर रेगुलर फाइलिंग्स इन केस द कंपनी हैज गॉट डॉर्मेंट स्टेटस. Now coming to the third option, which is merger, which is most popular option. ये कब ऑप्ट किया जा सकता है? मोस्टली ऐसा होता है जब देखते हैं कि एक ग्रुप में बहुत सारी कंपनीज हैं और कंपनियों को बंद करना है. मिसलेनियस कंपनीज हैं कंपनी में जो कि नहीं जरूरत है कंपनी को, और कंपनी को उन कंपनियों को बंद करना है, या अपार्ट फ्रॉम दैट there's लॉस इन अ कंपनी, benefit of which the other group company intends to take. तो उस सिचुएशन में ये मर्जर का प्रोसेस लिया जा सकता है. Of course, when it comes to taking benefit of losses, so there are income tax provision and there are preconditions provided in income tax as well, pursuant to which after complying that only the company will be able to set off its losses. But
लेट्स डिस्कस अबाउट कंपनीज एंड प्रोविजंस फर्स्ट कि मर्जर के प्रोसेस में क्या है कि मर्जर का प्रोसेस ही है कि जैसे जब ट्रांसफरी कंपनी से मर्ज हो जाती है, यानी अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफरी कंपनी में वेस्ट कर देती है, तो उसके बाद जो ट्रांसफर कंपनी है वो बंद हो जाती है. It closes without winding up. So the status of the transferor company stands dissolved without winding up after getting approval from NCLT. And the process to follow for merger is again that there are two routes provided. One is NCLT route, other is RD route. एनसीएलटी रूट इन जनरल हर सिचुएशन में ही ऑप्ट कर सकते हैं. आरडी रूट इज फास्ट ट्रैक मर्जर, वो कुछ सिचुएशंस में ही ऑप्ट किया जा सकता है जब एक होली ओन सब्सिडरी अपने पेरेंट कंपनी में मर्ज कर रही हो, या दो होली ओन सब्सिडरीज आपस में मर्ज हो रही हो, तो उसके उस सिचुएशन में, या दो स्मॉल कंपनीज मर्ज हो रही हो, तो उस सिचुएशन में ही फास्ट ट्रैक रूट लिया जा सकता है, जहां पे एप्लीकेशन एनसीएलटी की जगह आरडी के पास जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी एप्लीकेशंस है नॉर्मल मर्जर के, वो एनसीएलटी के अप्रूवल के थ्रू आगे बढ़ते हैं. तो एनसीएलटी से अप्रूवल की जब बात करें तो यहाँ पे दो लेयर्स ऑफ अप्रूवल हैं. फर्स्ट इज फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन एंड देन सेकेंड मोशन एप्लीकेशन. फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन इज टू सीक एनसीएलटीज अप्रूवल फॉर either dispensing with the meeting of shareholders or creditors, or seeking directions from NCLT for NCLT convene meeting. जब आप shareholders or creditors of respective class of a particular company or both the companies which are engaged or which have filed this application for merger, अगर वो अपने shareholders और creditors का 90% of shareholders या 90% of respective class of creditors का consent ला सकती है, तो उस केस में they seek for dispensation. In other situation they go for NCLT convene meeting. First motion application is about seeking consent from NCLT for either dispensation or NCLT convene meeting. And the second is regarding approval of the scheme. So based on the consent or the reports received from the regulators, NCLT passes the scheme, passes the order, and thereby approving the scheme. So this is the merger process, pursuant to which the transfer company gets dissolved without following the process of winding up. And now coming to the process which are provided in IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. आईबीसी के अंदर दो तरीके बेसिक प्रोवाइडेड हैं, एक है वॉलंटरी लिक्विडेशन, एक है कंपल्सरी लिक्विडेशन. अब ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जब मैं बात वॉलंटरी एग्जिट की कर रही हूँ तो कंपल्सरी लिक्विडेशन या लिक्विडेशन का प्रोसेस मैं क्यों बोल रही हूँ. यहाँ लिक्विडेशन का बोलने का मतलब ये है कि IBC में भी there are 3 sections pursuant to which a company can be dragged into CIRP. One is Section 7 by financial creditors, the other one is Section 9 by operational creditors, and third one is Section 10 जिसके परसेंट कंपनी खुद स्वेच्छा से अपने आप को NCLT के हवाले कर देती है कि I am not in a position to pay off the dues of my creditors and now मेरे पास जो भी है, जो एसेट्स हैं, उनको बेच दिया जाए, उनसे जितने क्रेडिटर्स का पे ऑफ हो सकता है उतने क्रेडिटर्स को पे कर दिया जाए. वॉलंटरी लिक्विडेशन सिचुएशन ऐसा है जहां पे कि मेरे पास इनफ है, मेरे एसेट्स जो है वो इनफ है टू पे ऑफ माय लायबिलिटीज, तो आई एम अ सॉल्वेंट कंपनी. नॉर्मल लिक्विडेशन, अदरवाइज लिक्विडेशन जो है वो ये है कि जहां पे आई एम अ इनसॉल्वेंट कंपनी, जहां मेरे एसेट्स जो है वो शायद या वो उतने सफिशिएंट नहीं है कि मेरे सारे क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया जा सके, और मैं उस हालत में नहीं हूं कि अपने सारे क्रेडिटर्स को मैं पे ऑफ कर सकूं. तो मेरे पास जो भी है, जैसा भी है, वो जिस तरह से रियलाइज हो सकता है उस हालत में उसको रियलाइज करके क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दिया जा सके. तो दिस इज अबाउट नॉर्मल लिक्विडेशन. Coming to the voluntary liquidation, Section 59 of Insolvency and Bankruptcy Code provides for voluntary liquidation, जहाँ पे कंपनी अपनी इच्छा से अपना अफेयर्स अगर बंद करना चाहे तो वो कर सकती है. यहाँ पे जो ऑफिसर अपॉइंट होते हैं वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही होते हैं, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट एनसीएलटी नहीं करता है. उनका अपॉइंटमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स करते हैं, और ये प्रोसेस कमेंस ही होता है शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के परसेंट. The moment this process starts, the liquidator, the insolvency professional who is appointed as a liquidator, he takes a position and he starts realizing the assets. वो पहले claim
इकट्ठा करते हैं कि कितने लोगों का क्लेम है, उसके बेसिस पे एक लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स बनता है। वो क्लेम इकट्ठा करने के बाद में जितने भी कंपनी के एसेट्स हैं वो देखे जाते हैं कि किस तरह के एसेट्स हैं, किस तरह से इन एसेट्स को रियलाइज किया जा सकता है। उस तरह से वो एसेट्स को रियलाइज करते हैं। जो रियलाइज प्रोसीड्स रहता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अमंग द स्टेक होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ द हायरार्की प्रोवाइडेड इन सेक्शन 53 ऑफ आईबीसी। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि मैं सेक्शन 53 की बात वॉलंटरी लिक्विडेशन के केस में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि सेक्शन 35 to 54 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आल्सो अप्लाइज इन केस ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन। तो वॉलंटरी लिक्विडेशन के केस में भी ये हायरार्की जो है ये मेंटेन करने की होती है। एंड द वेरी रीजन कि क्यों ये हायरार्की मेंटेन करना है, जब मेरे पास सफिशिएंट है, जब मैं कह रहा हूँ कि मेरी कंपनी सॉल्वेंट है, तो मुझे क्यों ये हायरार्की मेंटेन करना है, इसका रीजन ये है कि मेरे पास टेबल में खाना तो भरपूर है कि मैं सबको खिला सकती हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे ही टेबल को खुला छोड़ दूंगी तो वो सब लोग हर तरफ से आएंगे और वो सही से मैनेज नहीं हो पाएगा। टू मैनेज दैट सीरियली, ताकि कोई क्योस ना हो, इस वजह से वो एक क्यू क्रिएट किया जाता है एज पर सेक्शन 53 कि सब अपने लाइन से आकर के अपना अपना जो हिस्सा है वो लेकर के जाए। इस वजह से ये वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस में भी सेक्शन 53 कंप्लाई करता है, सेक्शन 53 एप्लीकेबल होता है। तो प्रोसेस वही है कि एसेट्स रियलाइज करना है, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है। द मोमेंट लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ, इन दैट केस आफ्टर दैट the liquidator is required to file one dissolution application with NCLT. So in case of voluntary liquidation, role of NCLT comes towards the end. लास्ट में एनसीएलटी का रोल होता है, जहां पे डिसोल्यूशन एप्लीकेशन जो है वो लिक्विडेटर फाइल करते हैं। वो डिसोल्यूशन एप्लीकेशन को देखने के बाद, ये देखते हुए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोसेस सही से फॉलो हुआ है और आरओसी वगैरह का कोई इशू नहीं है इसमें, आरओसी वगैरह को भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जो प्रोसेस फॉलो किया गया है उसमें, उसके पर्सेंट NCLT passes the order, thereby dissolving the company. Similar process is followed in case of liquidation as well. लिक्विडेशन में भी प्रोसेस सेम है कि एसेट्स रियलाइज किए जाते हैं, लाइबिलिटीज पे ऑफ की जाती है, लेकिन वहां पे ऐसा है कि लिक्विडेशन के केस में जो एसेट्स होते हैं वो इनफ नहीं होते, और वहां पे जो लिक्विडेटर भी अपॉइंट होते हैं वो NCLT के थ्रू होते हैं। Liquidation का process again is not that if a company is not able to pay off its debt, it cannot pay off its debt, it cannot directly opt for liquidation process. It has to go through CIRP process, and after this CIRP liquidation comes. तो सीआरपी को फॉलो करना ही होगा। सीआरपी फॉलो करने के बाद लिक्विडेशन का प्रोसेस आता है। यहाँ इस लिक्विडेशन में जो कंपल्सरी लिक्विडेशन है, काइंड ऑफ उस सिचुएशन में लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं एनसीएलटी, और वो लिक्विडेटर जो एनसीएलटी अपॉइंट करते हैं उनका रोल जो है वो मोरलेस सेम होता है कि उनको भी एसेट्स रियलाइज करने को होता है, लाइबिलिटीज पे ऑफ करने को होती है। और जब एसेट्स रियलाइज हो जाते हैं, लाइबिलिटीज पे ऑफ हो जाती है, उस सिचुएशन में दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल दिस डिसोल्यूशन एप्लीकेशन विद द एनसीएलटी। तो वो डिसोल्यूशन एप्लीकेशन कंसिडर करते हुए और ये देखते हुए कि बाकी किसी भी रेगुलेटर्स का कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस मैटर में, accordingly NCLT passes the order, thereby dissolving the company. So this is about the process that we have followed, or that we can follow with respect to closing down the affairs of a company. Now we'll just quickly see as to the comparison part कि किस प्रोसेस को ऑप्ट करने के क्या तरीके हैं, और इन प्रोसेस का एक कंपैरिजन हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो एज रिगार्ड द फर्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग गवर्निंग लॉ, कि कौन सा प्रोसेस को कौन सा लॉ गवर्न करता है। जैसे स्ट्राइकिंग ऑफ के केस में सेक्शन 248 इज देयर, डॉर्मेंट के केस में सेक्शन 455 इज देयर, मर्जर के केस में सेक्शन 230 रीड विद सेक्शन 232 और 233 एज द केस में बी विल बी फॉलोड। In case of liquidation, section 33 and other provisions of IBCs are there. And then in case of voluntary liquidation, section 59 of IBC is followed, along with section 35 to 54 of IBC. कमिंग टू प्रीरिक्विजिट्स, जैसा हमने डिस्कस किया कि स्ट्राइकिंग ऑफ के केस में ये देखना होगा कि निल एसेट्स निल लायबिलिटी हो, और कंपनी में कंपनी ने ऑलरेडी 248 का नोटिस ना रिसीव किया हो, कंपनी ने पिछले 3 महीने में अपना नाम चेंज नहीं किया हो, अपना रजिस्टर ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक चेंज ना किया हो, कंपनी का कोई कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का मैटर पेंडिंग ना हो, और कंपनी वाइंडिंग अप आईबीसी के अंडर वाइंड अप ना हुई, आईबीसी या कंपनीज एक्ट के अंडर वाइंड अप ना हुई। डॉर्मेंट स्टेटस के केस में वही है कि इनएक्टिव कंपनी होनी चाहिए और कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए कंपनी में। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो रूल 3 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स में जो प्री कंडीशंस प्रोवाइड किए गए हैं, वो प्री कंडीशंस कंपनी कंप्लाई करती हो।
Merger के केस में as such there is no precondition, but the approval requirements is there. So the approval of board along with approval of respective regulators, approval of shareholders and creditors of the requisite majority, these are there that is required to be followed. In case of liquidation, अगेन दिस इज द सिचुएशन जहां हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे कंसेंट की बात करें तो या तो क्रेडिटर्स ड्रैग करते हैं कंपनी को टुवर्ड्स लिक्विडेशन, अगर कंपनी खुद से जाती है तो कंपनी पासेस द रेजोल्यूशन एंड गोज टू लिक्विडेशन. इन केस ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन भी कंसेंट ऑफ बोर्ड, कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. In case of voluntary liquidation, consent of 3/4 of the creditors is also required. तो वो consent लेने के बाद ही कंपनी वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस को कर सकती है. बट इट कम्स टू लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, तो किसी भी प्रोसेस में डायरेक्टर्स का लाइबिलिटी जो है वो खत्म नहीं होता है, वेदर इट्स वाइंडिंग अप वेदर इट्स गवर्नमेंट कंपनी. तो ये दोनों ही स्टेटस में कंपनी के डायरेक्टर्स का जो सिचुएशन है वो डायरेक्टर्स का जो लाइबिलिटी है वो खत्म नहीं होता है. डायरेक्टर्स आर स्टिल लाइबल इवन आफ्टर द कंपनी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस. इफ टुमारो एनी क्लेमेंट्स कम्स अप with a claim saying that कि उनका interest prejudiced हुआ है pursuant to the process followed by the company, in that case directors are personally liable to indemnify that person. तो ये directors की liability जो है ये हर situation में रह जाती है. Coming to the controlling the process, कौन किस process को control करता है. In case of striking of dormant status and merger, of course the company itself controls. In case of liquidation, the liquidator appointed by NCLT. In case of voluntary liquidation, the liquidator appointed by the shareholders governs the process or oversees the process. Then paying back to the shareholders. In case of striking off, क्योंकि ना assets है ना liabilities है, तो the question of paying back to the shareholders does not arise. When it comes to dormant status, यहाँ हम कंपनी के काम को स्थगित कर दे रहे हैं कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पे भी मुझे कोई शेयर होल्डर्स को पे बैक नहीं करना है, कुछ पे नहीं करना है शेयर होल्डर्स को. व्हेन इट कम्स टू मर्जर, मर्जर के केस में द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी गेट्स शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी. उनको इन कंसिडरेशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी व्हिच इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इन द लायबिलिटीज इन द ट्रांसफरी कंपनी, दे गेट शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी बाय वे ऑफ कंसिडरेशन. In case of liquidation, hierarchy is provided. However, the possibility of any payment to shareholders is एब्सोल्युटली नील. कि वो नॉर्मली अभी तक जो प्रोसेस फॉलो किया गया है, जितने अभी तक लिक्विडेशन के केसेस हुए हैं, देयर वर हार्डली सिचुएशंस जहाँ की ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को भी कुछ पेमेंट हुआ हो. तो द क्वेश्चन ऑफ paying anything to the shareholders of the company does not arise at all in case of liquidation. In case of voluntary liquidation, again the situation is more or less same. कि अगर to the extent company is able to pay off its liabilities, the company is a solvent company. तो जब तक कंपनी अपने liabilities को pay off कर सकती है, कंपनी एक solvent company है. अगर liabilities को pay करने के बाद भी अगर कुछ बढ़ जाता है excess, तो उस excess को, उस surplus money को shareholders में बांट दिया जाता है in proportion to their contribution. Involvement of creditors. In case of striking off and dormant status, there is no involvement of creditors. However, in other situations, consent of creditors is required. Liabilities towards creditors. स्ट्राइकिंग ऑफ के केस में कोई लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहां कोई लाइबिलिटीज ही नहीं है, तो कोई क्रेडिटर्स की तरफ लाइबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आता है. डॉर्मेंट स्टेटस के केस में भी कंपनी मेयरली द कंपनी इज गेटिंग द स्टेटस ऑफ अ डॉर्मेंट कंपनी फॉर द टाइम बिंग, तो एज सच देयर इज नो लाइबिलिटी. इफ एट ऑल देयर इज एनी लाइबिलिटी, इन दैट केस कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स विल बी रिक्वायर्ड. मर्जर के केस में the liabilities of the transfer company, the creditors of transfer company will get vested with the transferee company. So transferee company is liable to pay off the creditors. लिक्विडेशन के केस में और वॉलंटरी लिक्विडेशन के केस में एज पर सेक्शन 53 पेमेंट होता है. अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल. इन केस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ डोमेन स्टेटस, कोई प्रोफेशनल को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं होती है. मर्जर के केस में ऑफ कोर्स अपॉइंट करने की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द कंपनी बिफोर द एनसीएलटी और रीजनल डायरेक्टर एज द केस मे बी. इन केस ऑफ लिक्विडेशन एंड वॉलंटरी लिक्विडेशन, द प्रोसेस is overseen by the respective insolvency professional to be appointed as liquidator of the company. Now coming to the role of professional, एज स्ट्राइकिंग ऑफ और डोमेन स्टेटस के केस में तो कोई रोल रहता नहीं है. मर्जर के केस में ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटेशन है, जहां एनसीएलटी में रिप्रेजेंट करने की बारी आती है कंपनी के पिटीशन और एप्लीकेशन को बताना और अगेन कोर्ट कन्वीन मीटिंग वगैरह में असिस्ट करना, तो वो सब
प्रोसेस में प्रोफेशनल का रोल रहता है। लिक्विडेशन के केस में पूरा प्रोसेस ही लिक्विडेटर ही देखते हैं, तो लिक्विडेटर का रोल ऑफ कोर्स रहता है, प्रोफेशनल का रोल ऑफ कोर्स रहता है। व्हेन इट कम्स टू वॉलंटरी लिक्विडेशन, अगेन वॉलंटरी लिक्विडेशन के केस में भी ये पूरा प्रोसेस जो है वो लिक्विडेटर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स देखते हैं, तो यहाँ पे भी प्रोफेशनल का मेजर रोल रहता है। Role of NCLT in case of striking off and dormant status, there's no role. In case of merger, only if the merger is as per normal provision, which is section 230, read with section 232. In case of fast track merger, there's no role of NCLT. In case of liquidation, there's the entire thing is governed by NCLT only. पूरा process जो है वो NCLT के हिसाब से ही चलता है. और voluntary liquidation के केस में the role of NCLT comes towards the end at the time of dissolution. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज इनकम टैक्स। तो हम कोई भी प्रोसेस ऑप्ट करें, हमको ये देखना होता है कि वो प्रोसेस ऑप्ट करने का या कंपनी को बंद करने का रीजन क्या है। अगर रीजन ये है कि शेयर होल्डर्स को पैसा चाहिए, तो उस केस में यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ, यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर डोमेन स्टेटस, you cannot opt for merger as well. In that case, you have to opt for voluntary liquidation, because the voluntary liquidation is the only process जिसके थ्रू एसेट्स रियलाइज करने के बाद, लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद जो सरप्लस मनी रहेगा वो पैसा अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को जाएगा। तो दिस इज द ओनली प्रोसेस जिसके थ्रू शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा। अगर सिचुएशन ऐसा है कि मुझे सिर्फ कंपनी को बंद करना है, तो उस केस में आई कैन ऑप्ट फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ, कि कंपनी कुछ है ही नहीं कंपनी में, कंपनी को बंद किया, फाड़ा, फेंक दिया। अगर ऐसा सिचुएशन है कि कंपनी, बहुत सारी कंपनी है और मुझे कंप्लायंस कम करने के लिए मुझे कंपनी खत्म करनी है, तो उस केस में आई कैन ऑप्ट फॉर मर्जर, जहां पे ऐसा है कि द प्रोसेस इज टैक्स न्यूट्रल। जब एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर कंपनी के ट्रांसफरी कंपनी में वेस्ट हो जाएंगे, तो वो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफरी कंपनी में चले जा रहे हैं, बदले में जो ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको ट्रांसफर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ट्रांसफरी कंपनी का शेयर्स मिल जा रहा है और ट्रांसफर कंपनी डिसॉल्व हो जा रही है। सो ये हर सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि अल्टीमेट व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव to opt for a particular provision, and whether the company is complying with the prerequisites, preconditions. In that case only you can opt for a particular provision. As regards income tax की जब बात करें तो स्ट्राइकिंग ऑफ के केस में देयर इज निल एसेट्स निल लायबिलिटी, कुछ है नहीं, तो कोई पे बैक वगैरह भी नहीं हो रहा है वहां पे, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी टैक्स एप्लीकेबिलिटी ऑन द कंपनी। अगर कोई पेंडिंग टैक्स लायबिलिटी रहती है तो ऑफ कोर्स द लायबिलिटी विल बी ऑन डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी व्हेन इट कम्स टू डोमेन स्टेटस, बिकॉज फॉर द टाइम बीइंग जस्ट द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी इज बीइंग स्टॉप, तो वहां पे भी कोई टैक्स लायबिलिटीज नहीं अराइज होती। In case of merger, there are various provisions, but mergers are tax neutral. If the mergers satisfy the provisions of Income Tax Act, Section 21B, in that case, the merger is tax neutral, और वहाँ कैपिटल गेन फिर नहीं लगता है, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन केस ऑफ लिक्विडेशन, अगर शेयर होल्डर्स विल बी लायबल फॉर एनी कैपिटल गेन इफ एट ऑल एनी कैपिटल गेन अराइजेस, और एज रिगार्ड्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न ड्यूरिंग लिक्विडेशन और वॉलंटरी लिक्विडेशन, दोनों ही सिचुएशन में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट जो है वो कंटिन्यू रहती है। मतलब कि ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस एज वेल देयर मे बी सर्टेन इनकम। ये किस इनकम की बात कर रही हूँ मैं, ये इंटरेस्ट इनकम वगैरह की बात कर रही हूँ। अगर ऐसा है कि कोई ऑफिस है जो अभी तक बेचा नहीं गया है, जब तक नहीं बेचा गया तब तक हमने रेंट पे दिया हुआ है, तो वो रेंटल इनकम आ रहा है कंपनी को। या फिर ऐसा है कि कंपनी में के जो रियलाइज प्रोसीड्स है उसको फॉर द टाइम बिंग बैंक में रखा गया और उसमें कुछ इंटरेस्ट अराइज हो रहा है, तो वो इंटरेस्ट इनकम है। सो दीज इनकम्स आर देयर, ऑफ कोर्स साइमल्टेनियस एक्सपेंसेस आर आल्सो देयर। कंसिडरिंग दैट, income tax return has to be filed in any situation in case of liquidation and voluntary liquidation. So this is all about today's session. We'll come up with the next session soon. Hope to get feedback from you all. And if at all there's any query, please drop your queries in the box. Thank you.